हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनकी विशेषताएं। पिछली वीडियो में हमने उसका परिचय एवं उसका क्षेत्र विस्तार पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था उसकी खोज कैसे कैसे हुई, उसका काल कैसे निर्धारित किया गया, उसका नामकरण कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ और उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। मैप के जरिए हमने उसके स्थल देखे थे, कौन से स्थल किस जगह पे हैं। जैसे जम्मू में मांडा, पंजाब में रोपड़, उसके बाद हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी, भगवानपुर, राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल, यूपी में आलमगीरपुर, गुजरात में धौलागिरी, सुरकोटा, रंगपुर, लोथल, रोजदी, भगत राव। और वैसे ही पाकिस्तान में देखे थे और अफ़गानिस्तान में दो देखे थे, सोतोगोई और मुंडीकाक। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा तो आप पिछले वीडियो में जाकर के ये सब एक बार से पढ़ें, ताकि आपका जो आगे जो मैं आज पढ़ाऊँगी प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं, तो आपका कंसेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ग्राफ के जरिए ये देखना चाहते हैं कि कौन से स्थल भारत में किस जगह पाए गए, किस स्टेट में पाए गए, तो आप दोबारा से देखिए। पंजाब में रोपड़, संगोल दो याद करने हैं। हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो मैंने बताया था आपको, हिंडन नदी के किनारे है। संगोली, बड़गांव। राजस्थान में कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। बालाथल। गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुतकोटा, भगतराव और रोजदी। महाराष्ट्र में दाइमाबाद और जम्मू में एक ही है, मांडा। तो वैसे तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत स्थल मिल गए हैं। अभी तक 1500 से ज़्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है, पर हमें कुछ ही पढ़ने होते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इतने इम्पॉर्टेंट कि उनसे तरह तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपकी एक बेसिक समझ होनी चाहिए इस चैप्टर को लेकर के, नहीं तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है जब हमारे सामने पेपर में क्वेश्चन आते हैं और हमको लगता तो है कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, पर आपको बिल्कुल 100% श्योर होना चाहिए, तभी जाके आपको एक नंबर मिलेगा, वरना अगर आपने गलत कर दिया तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए अच्छी समझ से पढ़िए, याद रखिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए आज के टॉपिक पे से स्टार्ट करते हैं। नगर नियोजन। कैसा नगर नियोजन था? तो देखिए, यहाँ पर जो भवन बने थे तो वो एक ग्रिड मेथड से बने थे। अब ग्रिड मेथड क्या होता है ये देखिए, कि जो सड़कें थीं सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती थी, ठीक है। और जो बीच में घर बने होते थे और उनके बीच में जो गलियां होती थी, इस जैसे ये घर है और इसके बीच में जो एक गली होगी, तो इनके जो दरवाजे होते थे वो कहाँ खुलते थे? गली की तरफ, मेन सड़क की तरफ इनके दरवाजे नहीं खुलते थे। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था थी घर बनाने की भी, कि सड़क के जो मेन सड़क है उसके तरफ दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, जो गली है उसके तरफ ही दरवाजे खुल रहे हैं। और सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी लोथल, जहाँ मुख्य सड़क की तरफ, मेन रोड की तरफ जो थे दरवाजे खुलते थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ डोर जो थे, दरवाजे जो थे मेन सड़क की तरफ खुलते थे। तो उसका आंसर होगा आपका लोथल, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो ईंटें पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों से, बहुत एक प्रमुख विशेषता है कि जितने भी स्थल हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उसकी जो ईंट जितने भी स्थल हैं जहाँ ईंटें मिली हैं वो मिली हैं 4:2:1 में। मतलब ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है, इन रेशो में सारी जगह की ईंटें इसी रेशो में मिली है। तो कई बार इस ईंट का रेशो भी एग्जाम में आया है ऑब्जेक्टिव्स में, तो ध्यान में रखिएगा। दरवाजे मैंने आपको बता दिया कि गली की तरफ खुलते थे। केवल लोथल ही एक ऐसी जगह थी जहां मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे खुलते थे।
कुआं निकासी जो थी वो बहुत अच्छी थी। एक धौलावीरा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ लकड़ी की नाली थी, मतलब जो कवर अप किया जाता था नालियों को वो लकड़ी से किया जाता था, बाकी जो जगह थी वहाँ सीमेंट से कवर किया जाता था, सीमेंट या ईंट जो भी। पर जो एक धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जहाँ नालियों को कवर अप लकड़ी से किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जहाँ लकड़ी की नालियाँ पाई गई, तो वो उसका आंसर होगा धौलावीरा। जो शहर थे वो दो वर्गों में विभाजित थे, जैसे कि एक निम्न वर्ग निचला वर्ग, जहाँ आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ संभवतः गरीब लोग रहे होंगे, और जो पश्चिम नगर थे वो उच्च वर्ग, वहाँ अमीर लोग रहा करते थे। शौचालय मिले तो बहुत अच्छा नगरीकरण था कि वहाँ शौचालय थे। सामूहिक भवन, स्नानागार मिले, जो मोहनजोदड़ो में जैसे एक विशाल स्नानागार पाया गया। तो और हड़प्पा में एक विशाल अन्नागार पाया गया, मतलब जहाँ अन्न को स्टोर किया जाता था। तो ये होते हैं सामूहिक भवन। तो सामूहिक भवन भी पाए गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं क्या क्या है, उनके मुख्य बिंदु हम जानेंगे। वो स्थल किस नदी के किनारे पाए गए, उनको किसने खोजा, कब खोजा, ये सब जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थल की तरफ चलते हैं, हड़प्पा, जो कि सबसे पहला खोजा गया स्थल था 1921 में, जिसके खोज करता है दयाराम साहनी। 1921 में इसकी खोज हुई और दयाराम साहनी का पूरा नाम जो है राय बहादुर दयाराम साहनी है, जो रावी नदी के तट पे है। अब रावी नदी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला खोजा गया जो स्थल है वो है हड़प्पा। तो स्टूडेंट क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये जो स्थल रहा होगा वो सिंधु नदी के तट पे रहा होगा। तो ये बिल्कुल वहाँ पर गलत हो जाता है अगर आप इसको सिंधु टिक कर देंगे। ये रावी नदी के तट पर मिला है, मैंने आपको मैप में भी बताया है ये। यहाँ से अन्न भंडार मिला, सबसे बड़ा अन्नागार मैंने अभी आपको बताया, जो सामूहिक भवन होते थे। यहाँ कांस्य का दर्पण मिला, ब्रॉन्ज मिरर, ठीक है। और R37 कब्रिस्तान कहाँ मिली, हड़प्पा में। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ मिली। तो आपको अब ये पता चला होगा कि यहाँ शवों को दफनाने का रिवाज था, तो वैसे ही मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का रिवाज था। तो चलिए अब दूसरे स्थल की तरफ बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे था और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। इसकी खोज की राखलदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक एक साल बाद। यहाँ पाया गया विशाल स्नानागार, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया, कौन से स्थल में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता के, तो मोहनजोदड़ो। कांस्य की मूर्ति, ब्रॉन्ज और स्टैचू, जो कि एक डांसिंग स्टैचू थी, नर्तकी मूर्ति। तो आपको इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कांस्य का दर्पण मिला हड़प्पा में और कांस्य की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो में, ठीक है। पुरोहित की मूर्ति, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पुरोहित की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। तो इससे आपको ये पता लगना चाहिए कि यहाँ का धार्मिक जीवन जो था वो कैसा था, मूर्ति पूजन होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्थल में लोथल, जो कि है भोगवा नदी के किनारे। ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है। एस रंगनाथ राव ने इनकी खोज की 1957 में। ये अब ज़्यादा याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दो खोजकर्ता जो मैंने अभी आपको बताया, हड़प्पा के दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी। तो वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और एक तरफ उसके खोजकर्ता
वैसे ही नदी के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं कि एक तरफ आपको स्थल दे दिए जाएंगे और एक तरफ नदी दे दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि मैच द फॉलोइंग, इनका मिलान कीजिए। ठीक है, फिर नीचे ऑप्शंस होते हैं 1 का 4 जो भी वटेवर। तो अब देखिए लोथल से क्या मिला, गोदीबाड़ा जो कि बंदरगाह होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि व्यापार होता था अंतर्राष्ट्रीय, जैसे भारत से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब होता था बंदरगाह से, और यहाँ से होता था जलीय व्यापार, जलीय मार्ग से। ठीक है, यहाँ पाए गए चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य देखो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कृषि जो है, कृषि के साक्ष्य मिले नवपाषाण काल में। तो पर चावल के साक्ष्य इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ थी, और सबसे पहले प्रयोग में लाई गई फसल भी जो है वो जौ ही है। तो आपको ये भी इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले। हाथी दांत मिला लोथल से। 3 युगल समाधि मिली। तो 3 युगल समाधि मतलब 3 युगलों को एक साथ दफनाया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हड़प्पा में जो शवों को दफनाने की रिवाज था, वहाँ से R37 कब्रिस्तान मिला। तो वैसे ही लोथल से 3 युगल समाधि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ जो था धार्मिक जो इनका समाज था, वहाँ हवन वगैरह भी होते रहे होंगे। ठीक है, तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से भी मिले हैं। कालीबंगा और लोथल 2 जगह ऐसी थी जहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से एक घोड़े की मृत मूर्ति भी मिली है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है, इसकी खोज की लाल एवं थापर। अब मैं सन नहीं बताऊंगी क्योंकि सन अब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको 1921 और 1922 बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अब देखिए कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मतलब जब खेतों में हल लगाया जाता है तो वहाँ पर हलों के ऐसे निशान पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ से अभी मैंने बताया कि कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। अब भूकंप के प्रमाण इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि जब पतन की बात आती है तो जो जॉन मार्शल हैं, जिनके नेतृत्व में सबसे पहले सिंधु घाटी की खुदाई की गई, तो उनका ये कहना है कि इस सभ्यता का पतन इसलिए हुआ क्योंकि बाढ़ इसका मुख्य कारण था। और जो विदेशी इतिहासकार रहे हैं जैसे व्हीलर, चाइल्ड, इनका मत ये था कि विदेशी आक्रमण हुआ। और जो फेयर सर्विस थे उनका मत ये था कि पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, मतलब कि जो सिस्टम था वो सारा बदल गया, जलवायु जो है सारी परिवर्तित हो गई, चेंज हो गई, इसके कारण जो है सभ्यता का पतन हो गया, मतलब डिक्लाइन हो गई पूरी सभ्यता। तो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले, तो कालीबंगा। अब आगे चलते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वो हिसार हरियाणा में है, जो घग्गर, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। देखिए कालीबंगा और राखी गढ़ी दोनों ही घग्गर नदी के किनारे हैं। और इसके जो खोज करता है सूरजभान, ये भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि देखिए जो राखी होती है, राखी जो रक्षाबंधन में बांधी जाती है, उसका कुछ शेप जो होता है वो सूरज की तरह होता है। तो राखी से सूरजभान। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखिए। ये भारत में से सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल हुआ जो कि सबसे बड़ा था, तो राखी गढ़ी। यहाँ ताम्र उपकरण मिले हैं। ताम्र उपकरण भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, देखिए ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यहाँ कांस्य का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, मीन्स ब्रॉन्ज का। और ताम्र उपकरण मतलब कॉपर के कुछ वस्तुएं मिली हैं जो कि राखी गढ़ी से मिली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं चन्हुदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट में है और
मैंने ये बताया था पाकिस्तान में अननेस्ट में के इसके खोज करता है। मन के बनाने का सामान, कारखाना यहाँ से मिला है। मन के बनाने का मतलब आभूषण के कारखाने यहाँ से मिले हैं। और जैसे स्त्रियों का जो मेकअप का सारा सामान होता है वो भी चनहुदड़ों से मिला है। तो कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, ये सब भी कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि मन के बनाने का मतलब आभूषण बनाने का कारखाना भी, और मेकअप का जो सारा सामान था वो भी चनहुदड़ों से मिला है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैर के निशान भी कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावली, बनावली ये जो है वो सरस्वती नदी के तट पे है। इसकी खोज की आर.एस. बिष्ट ने, और यहाँ से पाया गया मिट्टी का हल, जिसको टेराकोटा कहते हैं। आप देखिए टेराकोटा क्या होता है। जब मिट्टी को पका दिया जाता है तो उसको कहते हैं टेराकोटा। ठीक है, तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला? बनावली से। और अभी मैंने बताया था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से। तो ये भी इन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना और बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रोपड़, रोपड़ किस नदी के तट पे है? तो सतलज। ठीक है, इसकी खोज किसने की? जगदत्त शर्मा ने। और यहाँ से एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, रोपड़ से क्या मिली? तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी भी इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखिए अभी लोहे की खोज नहीं हुई है। लोहे की खोज अभी आगे जा कर के वैदिक काल में होगी। तो जब वैदिक सभ्यता का टॉपिक आएगा तो मैं उसमें बताऊंगी। इसलिए तांबे की कुल्हाड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कहाँ से मिली? रोपड़ से। और ये किस नदी के तट पे स्थित है? तो सतलज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंगपुर, रंगपुर जो है भादर नदी के तट पे है। इसकी खोज करता रहे हैं S.R. राव, और यहाँ से मिली है धान की भूसी। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो और धान की भूसी, ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मिट्टी का हल, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये सब थोड़ा थोड़ा अलग हैं बट बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। लास्ट स्थल में आएंगे हम, लास्ट जगह पे आएंगे सुरकोटदा, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है और जो कि गुजरात की एक जगह है। यहाँ से मिली है घोड़े की हड्डी। देखिए घोड़े की हड्डी मिली है। घोड़े की हड्डी से आप ये लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बहुत से जानवरों से परिचित थे, पर घोड़े से भी संभवतः वो परिचित रहे होंगे, इसलिए सुरकोटरा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ईरान से घोड़ों में व्यापार किया जाता रहा होगा या वहाँ से घोड़े आए होंगे, तो सुरकोटरा जो जगह है वहाँ पर घोड़े रह गए होंगे और उनकी हड्डियों के प्रमाण वहाँ से मिले हैं। कलश सावधान, कलश सावधान मतलब अभी आपको मैंने बताया कि जलाने का, दफनाने का, 3 युगल समाधि, ये सब प्रमाण मिले हैं। वैसे ही कलश सावधान मतलब इसमें मानव की अस्थियां कलश में रखी होती थी और उसको दफनाया हुआ होता था। तो वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटरा से। तराजू, तराजू भी कहाँ से मिला है? तो सुरकोटरा से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको सुरकोटरा से याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किस किस इतिहासकार का क्या क्या मत है। तो देखिए जॉन मार्शल कहते हैं कि संभवतः बाढ़ से जो है इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। ठीक है, जो व्हीलर और चाइल्ड थे उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमण। क्यों कहा? क्योंकि जो वैदिक काल है उसमें जो आर्य जाति के लोग थे उन्होंने इंद्र को जैसे अपना देवता माना और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ठीक है, पुरंदर मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। तो वो ये मानते हैं कि जब आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता में आक्रमण किया होगा तभी आगे चलकर वैदिक सभ्यता आई, और ये आक्रमण से ही जो है इसका पतन हुआ है। तो वैसे इस मत को इतना समर्थन नहीं मिला है।
और फेयर सर्विस कहती है पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, जैसे कि सारा सिस्टम चेंज हो गया, जलवायु बदल गई, कुछ भी। तो इन दोनों मतों को इतना समर्थन वैसे नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा मत जो है वो जॉन मार्शल का ही रखा जाता है कि बाढ़ से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए वैसे इतना बहुत है, पर मैं एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक समाज कैसा था, आर्थिक समाज कैसा था, व्यापार किन किन चीज़ों का होता था, और धार्मिक समाज कैसे था, महिलाओं की स्थिति वहाँ पर कैसे थी, जो परिवार थे वो मातृ सत्तात्मक थे या पितृ सत्तात्मक थे, ये सब चीज़ें मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक आप इसे रिवाइज़ कीजिए, इसके MCQs बनाइए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।